वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ मोहम्मद वलीद बिन साद। फेडरलिज्म के ऊपर हम बात कर रहे थे। ये आज तीसरी वीडियो है। इसमें हम 18th अमेंडमेंट और इसने कैसे क्राइसिस ऑफ फेडरलिज्म को रिमूव करने में हेल्प किया है पाकिस्तान के अंदर, वो डिस्कस करेंगे। तो मैं थोड़ा सा इसका पहले बता दूं कि हम जो पहले हमने थोड़ा सा किया था, जिसमें हमने पहली दो वीडियोस में फेडरलिज्म के आइडिया को देखा और ये देखा कि हिस्टोरिकली फेडरलिज्म का क्राइसिस कैसे पाकिस्तान में क्रिएट हुआ है। तो बात जो समझने की पहले थी वो ये थी कि एक पूरा जो है ना वैक्यूम क्रिएट हुआ हुआ था कि पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेटिक जो एक सिचुएशन थी कि डेमोक्रेसी राइज नहीं हो पाई ग्रास रूट लेवल पे। उसमें प्रोविंसेस के ग्रीवेंसेस थे जो कि जिसकी वजह से जो पॉलिटिकल लीडरशिप्स थी वो आपस में लड़ती थी और डिफरेंट पिलर्स ऑफ द स्टेट वो आपस में लड़े थे, लेजिस्लेटिव और एग्जेक्टिव पिलर। और मैंने आपको पूरी हिस्ट्री बताई जिसमें जुडिशरी का क्या रोल था और ब्यूरोक्रेसी का क्या रोल था इस पूरे सिचुएशन में। तो हमें जब हिस्ट्री हम पढ़ रहे हो तो हमें इन चीज़ों पे सोचना ज़रूरी है। तो पाकिस्तान अफेयर्स की हिस्ट्री एक आप पढ़ेंगे, वो वाली जो 1857 से लेकर 1947 पे है, उसमें पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स और पाकिस्तान मूवमेंट के ऊपर जितनी बात हुई वो मैंने आपको थोड़ा बताया था कि इस तरह हम पढ़ेंगे। 1947 ऑनवर्ड्स हम कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन कब बन रहा है, सूबे और सेंटर के क्या प्रॉब्लम्स रहे, और आज भी जो हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं ग्रास रूट लेवल के, एजुकेशन, हेल्थ के, इकोनॉमी के, सिक्योरिटी सिचुएशन के, लॉ एंड ऑर्डर के, और बाकी जो भी टॉपिक्स आते हैं करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स के पेपर में और जनरली भी सीएसएस के अंदर, तो सब्जेक्ट मैटर बेसिकली पाकिस्तान के इश्यूज हैं। उससे रिलेटेड आपसे सारा पूछा जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपकी ये बेस आपकी बन गई तो इंशाल्लाह आप बाकी चीजों को बहुत अच्छी तरह ग्रैस्प कर सकेंगे। तो जब सूबों ने पाकिस्तान बनाया और पाकिस्तान जब बन गया तो इनिशियल हम सिचुएशन से गुजरे हैं, वो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। अब हुआ ये कि 1990s के जो दौर था जिसमें पीएमएलएन और पीपीपी की बारियां लगी, जिसमें 1999 में फिर मुशर्रफ साहब जो हैं उन्होंने कू कर लिया और वो आ गए। तो मिलिट्री डिक्टेटरशिप अगेन पाकिस्तान में आ गई, जो कि हमारी पास्ट हिस्ट्री थी 1947 से 1999 तक। कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अपना टेन्योर पूरा नहीं कर पाई। ज्यादा हिस्ट्री हमने डिक्टेटरशिप्स की देखी और फिर एक डिक्टेटर आ गया और वो 2008 तक बैठा रहा। तो एक पॉलिटिकल जो पार्टीज थी, जो आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप्स थी, उनको ये ख्याल, उनके जहन में ये बात थी कि 90s का जो दौर था वो हमने लेग पुलिंग में जो गुजारा है, उसकी वजह से डेमोक्रेसी राइज नहीं हो पाई पाकिस्तान में। तो ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ था एक बिटवीन द लीडर्स ऑफ द टू मेजर पार्टीज इन पाकिस्तान, पीएमएलएन एंड पीपीपी। 2006 में ये बेनजीर भुट्टो साहिबा और नवाज शरीफ साहब के दरमियान जो है ये साइन हुआ। और उसमें बेसिकली यही डिस्कस किया गया कि कैसे हमने फेडरल जो अपना आइन है उसको वापस लेकर आना है, और अगर हम अब गवर्नमेंट में आते हैं तो पाकिस्तान के अंदर क्या चीजें चेंजेस मेजर लेकर आनी है। तो फेडरल स्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा डिस्कशन हुई इसके अंदर, और फिर एक कंसेंसस उन्होंने बिल्ड किया कि सेंटर प्रोविंस रिलेशन और प्रोविंसेस के आपस के रिलेशन को बेहतर करने के लिए जरूरी है कि हम पंजाब को किसी तरह उसका शेयर कम करें और सूबों के लिए सिक्योरिटीज प्रोवाइड करें, और अपने ये चीजें कहाँ रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, आइन के अंदर। तो आइनी तरमीम हमें करनी पड़ेगी। वो जो तरमीम है, वो जो तमाम डिस्कशन है, वो एक तरमीम के अंदर डाल दी गई और उसको कहते हैं 18th अमेंडमेंट। तो हिस्टोरिकल, ये एक हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट है जो कि पाकिस्तान की जो तकदीर है वो बदल सकता है अगर इस पे प्रॉपरली अमल किया जाए, और कंसेंसस डॉक्यूमेंट भी है। तो 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के बाद अगर कोई कंसेंसस डॉक्यूमेंट आया है पाकिस्तान में तो वो 18th अमेंडमेंट है। तो तमाम ह्यूज एंड कलर्स जो कि रिप्रेजेंट होते हैं आपकी पार्लियामेंट के अंदर, उन सब लोगों ने इसको एंडोर्स किया, और ये इसकी स्ट्रेंथ बताता है। इसका मतलब यही है कि इसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी और ये रियलाइजेशन थी, ये रियलाइज किया हुआ था तमाम जो पॉलिटिकल लीडरशिप है पाकिस्तान के अंदर कि ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम इसके ऊपर सोचें और इस तरमीम को करें। तो हम उसके सीलिंग फीचर्स थोड़े डिस्कस कर लेते हैं, ओवरऑल हम देखते हैं फिर उसके बाद कि कैसे इसने इम्प्रूवमेंट की है पाकिस्तान के अंदर।
18th अमेंडमेंट के फीचर्स कुछ ये है कि पहला तो उन्होंने ये किया कि हाई ट्रीजन की डेफिनेशन जो है आर्टिकल 6 के तहत उसको थोड़ा सा इम्प्रूव किया, और उसमें उन्होंने ये चीज डाली कि जो आइन को सस्पेंड, पहले सस्पेंशन का इस तरह जिक्र नहीं था, तो जो सस्पेंड करने वाला है और उसके साथ वाले जो उसको हेल्प करने वाले हैं, और किसी तरह भी से भी आइन को हटाने का अगर कोई सोचेगा भी सही, तो हम उसको हाई ट्रीजन उस पर लगाएंगे और उसकी डेथ पेनल्टी है। तो इसी ये 2010 में हुआ। लेकिन इस पे एक जो गलत चीज सामने आई मेरे ख्याल में, जो मेरा पर्सपेक्टिव है, और कुछ लीगल जो आपके लॉयर्स हैं, कुछ जो आपके पॉलिटिशियंस हैं इवन के, वो भी यही समझते हैं कि ये रेट्रोस्पेक्टिवली कोई लॉ नहीं लागू किया जा सकता, तो ये मुशर्रफ साहब पे लागू नहीं होता। लेकिन जो है ये उन्होंने कर दी, और ये बहुत खुश आइन बात है कि अब अगर कोई भी आइन को किसी भी पहलू से हटाने की या उसको चेंज करने की कोशिश करेगा विदाउट प्रॉपर मैंडेट, तो उसको उसके ऊपर ये आर्टिकल लागू हो जाएगा पाकिस्तानी कानून के हिसाब से। उसमें फिर 3 फंडामेंटल राइट्स ऐड हुए 18th अमेंडमेंट में, जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आर्टिकल 10A ने राइट टू फ्री ट्रायल जो है वो ऐड किया। पहले फ्री एंड फेयर ट्रायल का कोई जिक्र नहीं था इनमें। 10A आर्टिकल ऐड किया गया, फिर 19A ऐड किया गया, राइट टू इंफॉर्मेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी अगर सिटीजन है वो मेट्रो के बारे में पता करना चाहता है कि मेट्रो कैसे बनी, उसके पैसे कैसे खर्च हुए, तो इस 19A के तहत आप कोर्ट में जो है, या जो प्रॉपर उस पर काम कर रहा है इदारा, उसके अंदर इसके एप्लीकेशन जमा कराएंगे कि राइट टू इन्फॉर्मेशन के हिसाब से मुझे बताया जाए। तो गवर्नमेंट अगर वो इदारा प्रोवाइड नहीं कर रहा, तो फिर आप कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट उनको फोर्स करेगी कि जी अब ये आइन में है, तो आइनी तकाजों को पूरा करने के लिए आपको ये डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। इसी तरह आर्टिकल 25A जो है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज ऐड हुई कि पहले कंपल्सरी एजुकेशन का नहीं कहा गया था कि 5 से 16 साल तक जो है, 16 साल तक के बच्चों को कंपल्सरी एजुकेशन देनी चाहिए। अब इसका क्या मतलब हुआ कि 5 से 15 साल तक की जो बेसिक एजुकेशन है, जो प्राइमरी एजुकेशन है, और इस दरमियान में जितनी भी एजुकेशन आती है, वो स्टेट ने हर सिटीजन के लिए फर्ज कर दी है कि स्टेट का फर्ज है अब कि वो इन 5 से 16 साल के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करे। दैट इज अगेन अ वेरी गुड डेवलपमेंट। फिर आर्टिकल 153 इसको स्ट्रेंथन किया गया। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, ठीक है, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, इसके चेयर होंगे। ये इसकी प्रॉपर स्ट्रक्चर एक बना दिया गया, उसके 4 चीफ मिनिस्टर उसमें बैठेंगे, ताकि, और इसको जबरदस्ती कर दिया गया ना कि आइन में जो चीज आ गई है वो आपके अब लागू होना लाजमी है। उसमें 3 फेडरल मिनिस्टर्स होंगे, यानी उसका एजेंडा जब सेट होगा तो प्राइम मिनिस्टर साहब कोई से 3 मिनिस्टर्स जो हैं वो अपने साथ रखेंगे ताकि वो उसमें बैठे। अमूमन इसमें एक्स ऑफिशियो मेंबर जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। तो फेडरल मिनिस्टर 3, प्राइम मिनिस्टर साहब और 4 चीफ मिनिस्टर, ये हर 90 दिन बाद मिलेंगे। आफ्टर आफ्टर एवरी 90 डेज ये मिलेंगे और इस पे डिस्कशन करेंगे, जो इशू एट हैंड होगा, और उस पर कंसेंसस के लिहाज से कोशिश करेंगे कि हम डिस्कशन करके मामलात को हल करें। तो ये बहुत अच्छा है। इसने क्या, इससे होगा कि आपके जो छोटे सूबे हैं, आपके जो सिंध और केपी और बलूचिस्तान, जो कि पहले समझते थे कि हमारी बात सुनी नहीं जाती, इसके तहत अब आपकी मजबूरी बन गया है कि आप उनकी बात सुनेंगे। फिर ये कॉन्स्टिट्यूट कब होती है, जो ही गवर्नमेंट बनेगी उसके आफ्टर 30 डेज के बाद आपको ये बनानी है, और हर 90 डेज यानी 3 मंथ्स के बाद जो है वो मिलना लाजमी है। आर्टिकल 154 को फिर अमेंड किया गया। उसमें फंक्शंस ऑफ सीसीआई हैं कि किन किन चीज़ों पे डिबेट की जाएगी। उसमें रिसोर्सेज पे बेसिकली, जो आपके सूबे के अंदर रिसोर्सेज हैं उनको कैसे यूटिलाइज करना है। पावर जो है, मैंने एनर्जी बताया था, वो दोनों के पास है, वो फेडरेशन के पास भी है और प्रोविंसेस के पास भी है। 50 मेगावाट तक का प्रोजेक्ट जो है वो प्रोविंस खुद कर सकता है। तो इस पे जब बातचीत करनी है, डैम आपने बनाना है, तो उस पे ये फोरम है। वाटर की नेशनल, ये सीसीआई का एक बहुत बड़ी अचीवमेंट जो है वो नेशनल वाटर पॉलिसी 2018 है, जो शायद खकान अब्बासी साहब के दौर में बनी। पाकिस्तान में इससे पहले कोई वाटर पे डिस्कशन इतनी अच्छी नहीं हुई हुई थी। तो ये एक खुश आइन बात है कि आपकी पहली नेशनल वाटर पॉलिसी बनी 2018 की, वो कंसेंसस बेस्ड बनी बिटवीन द सेंटर एंड द प्रोविंसेस, और वो सीसीआई के फॉरम से बनी। तो ये 18th अमेंडमेंट की एक बहुत अच्छी जो है ना इसका इम्पैक्ट है। फिर एबोलिशन ऑफ कंकरेंट लिस्ट,
कॉन्करेंट लिस्ट पे बहुत सारे प्रोविंसेस तंग थे, तो सेंट्रल प्रोविंस रिलेशन में जो एक बहुत बड़ा जो हर्डल था, दैट वाज द कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट को उड़ा दिया गया और वो जो तमाम सब्जेक्ट्स थे वो नीचे डिवॉल्व कर दिए गए प्रोविंसेस को। अब प्रोविंशियल लिस्ट वो जो है ऑटोमेटिकली बन गई है। फिर आर्टिकल 160 में नेशनल एनएफसी अवार्ड जो है, नेशनल फाइनेंस कमीशन का जो अवार्ड आता है उसके बारे में बताया गया। उसमें आर्टिकल 3 जो उसका एक 3A ऐड हुआ, उसमें क्या है कि शेयर ऑफ प्रोविंसेस shall not be less than the share given to the provinces in the previous award। यानी 5 साल बाद जब ये मिलेंगे तो 5वें साल के अगला जो अवार्ड आएगा वो पिछले अवार्ड से ज्यादा ही होगा प्रोविंसेस के लिए। अच्छा, जो 2010 का जो आया था 7th एनएफसी अवार्ड, वो आगे मैं आपको उसका बताता भी हूँ। इसने एक बहुत मेजर चेंज की थी और इन्होंने इस आइन के जो आर्टिकल है इसके तहत जो सब क्लॉज जो इन्होंने डाली है, उसमें अब हर दफा ये स्टेट की आईनी मजबूरी बन गई है कि उसने प्रोविंसेस का शेयर पिछली दफा से ज्यादा रखना है। ये एक बहुत बड़ा पहलू था जिसकी वजह से आपके कुछ एग्जेक्टिव के इदारे, जिसमें आपकी डिफेंस के इदारे हैं, वो काफी इस पे नाराज हैं कि आपने पूरा जो केक है वो पहले ही छोटा होता है, तो आपने उसमें से भी जो है नीचे देना शुरू कर दिया है प्रोविंसेस को। ये है कंपैरिजन कि 1974 से लेकर 2009 तक के जो अवार्ड आए उसमें किस तरह शेयरिंग हुई। आप ये देखें कि 2006 तक का जो अवार्ड है उसमें 5.11% मिल रहा है ऑफ द होल शेयर टू बलूचिस्तान। अब उसको 9.09% यानी डबल तकरीबन कर दिया गया उससे। तो पंजाब ने अपना शेयर कम किया है, ये आपको नजर आ रहा होगा इधर कि पंजाब ने अपना शेयर कम कर दिया है। ये बहुत खुशाइन बात है कि पंजाब ने बड़ा जो है भाई होने का ऑफ द प्रोविंसेस सबूत दिया इस जगह पे। और इसकी वजह से आज हम देखते हैं कि उसके बाद से काफी इश्यूज जो हैं वो रिजॉल्व हुए हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था जो लड़ाई का बायस बन रहा था। इसको जरा एक दफा देख भी लीजिएगा आप लोग। और इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो मैं आपको बता दूं कि ये था कि पहले पॉपुलेशन बेस्ड सिर्फ कहा जाता है कि पॉपुलेशन जिसकी ज्यादा है उसको ज्यादा बड़ा शेयर दे दिया जाए। इन्होंने 82% पॉपुलेशन का कर दिया और बाकी 5% और इस तरह 10% करके 5% शेयर उसको मिलेगा जो रेवेन्यू जनरेट करके देगा। जिस तरह इसने सिंध का शेयर बढ़ा दिया क्योंकि कराची जो है वो ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देता है हमें। इस तरह भी देखें गवादर जब आएगा, गवादर की वजह से और सीपेक की वजह से गवादर पोर्ट में हम जब ज्यादा जनरेट कर रहे होंगे रेवेन्यू, तो ऑटोमेटिकली बलूचिस्तान का रेवेन्यू जो है वो उसका जो शेयर है वो बढ़ जाएगा। तो इसकी वजह से हर सूबे को इन्वॉल्व किया गया कि वो अपना रेवेन्यू जनरेशन बढ़ाने की कोशिश करें। 5% गो के कम है और इस पे दोबारा डिबेट होने की जरूरत है कि 5% शेयर से ज्यादा इसको होना चाहिए कि रेवेन्यू को एवेन्यू बनाए ज्यादा, कि 20% अगर आप इसको कर देंगे या 10% कर देंगे तो सूबों के लिए ज्यादा इंसेंटिव होगा कि वो ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू क्रिएट करने की कोशिश करें। तो ये होना चाहिए। 82% पॉपुलेशन शेयर है और बाकी जो है इनवर्स पॉपुलेशन डेंसिटी है, रेवेन्यू जनरेशन है, और इस तरह करके 2 से 3 और जो है एलिमेंट्स ऐड किए गए जिसकी बेसिस पे अब शेयर जो है वो पंजाब से लेकर बाकी सूबों में डिवाइड किया गया। और ये भी एक बात है कि सेंटर ये है प्रोविंस के पास जो ओवरऑल शेयर है उसमें से प्रोविंशियल जो शेयर होगा उसमें कैसे डिवाइड होगा। जो सेंट्रल प्रोविंस का जो शेयर था उसको 47.5% जो है वो स्टेट रखेगी 2010 के हिसाब से, 2009 के हिसाब से स्टेट रखेगी, और बाकी जो है वो सारा नीचे शेयर कर दिया जाएगा। वो जो नीचे शेयर किया गया उसकी ये डिवीजन मैंने आपको बता दी है कि वो नीचे जब आएगा तो वो 100% होगा ना, उस 100% को इस तरह डिवाइड किया गया। तो आर्टिकल 140A जो है वो भी डाला गया। उससे पहले लोकल गवर्नमेंट का जिक्र नहीं था इनमें इस तरह, लेकिन अब जो है हर गवर्नमेंट के लिए ये मैंडेटरी हो गया है कि उसने लोकल गवर्नमेंट बनवानी है। तो लोकल गवर्नमेंट जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाएगी और नीचे जो है डिवॉल्व करेगी फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी और पावर भी। तो सैनिटेशन, रोड की बिल्डिंग, ये वो सारा कुछ जो लोकल लेवल पे होता है, स्ट्रीट लाइट्स, ये सारे नीचे लोकल गवर्नमेंट का होना चाहिए। और ये अब आईनी मजबूरी है, जो नहीं करता वो आइन के खिलाफ काम कर रही है गवर्नमेंट। अदर फीचर्स जो है फिर मैंने वो लिख दिए हैं थोड़े बहुत। तो ये ओवरऑल जो है इसमें काफी बड़ा डॉक्यूमेंट था ये, इसमें बहुत सारी चेंजेस आई हैं और इसकी वजह से काफी सारी चीजें इंप्रूव हुई हैं। जैसे केयर टेकर जो था, पीएम जो होगा वो पीएम अपॉइंट करेगा अलोंग विद ऑपोजिशन लीडर। ठीक है, अपोजिशन लीडर मिल के
पीएम के साथ बैठ के डिसाइड करेंगे कि कौन सा केयर टेकर गवर्नमेंट होगी। तो ये जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है उसमें ये लगाया बात की गई, क्योंकि जब भी कोई नई गवर्नमेंट आती थी वो कहती थी कि जी क्योंकि जो नया केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है वो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर लगा के चले गए हैं, तो हम इस इलेक्शन को नहीं मानते। तो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर और ऑपोजिशन लीडर दोनों मिल के एक बंदा बताएंगे जो कि फिर अपॉइंट होगा एज केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, उसके अंडर इलेक्शन होंगे। तो इसकी वजह से दोनों साइडों को, जो दो मेजर पार्टीज हैं, उनको कोई मसला नहीं होगा अपने इलेक्शन से, और इस तरह एक तसलसल जो है ना वो बरकरार रखने के लिए इजी हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन को स्ट्रॉन्ग किया गया, इसमें जुडिशरी को जो है उसकी अपॉइंटमेंट को बेहतर किया गया, और इमरजेंसी जो है जब आप लगाएंगे उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये ऐड की गई कि कंसल्टेशन ऑफ प्रोविंशियल असेंबली से पूछा जाएगा। पहले जो गवर्नर राज लगाया जाता था वो सेंटर बैठ के डिसाइड कर लेता था, अब ये मैंडेटरी कर दिया गया है कि गवर्नर राज अगर लगाया जाएगा तो प्रोविंशियल असेंबली उसको इंडोर्स करेगी तो लगाया जाएगा, उसके बगैर आप गवर्नर राज नहीं लगा सकते। तो सेंटर जो है उसकी पावर को इस तरह फेडरेशन के जो डिक्टेटोरियल जो पावर्स थी उनको थोड़ा सा कम कर दिया गया। सेंटर प्रोविंस रिलेशनशिप ओवरऑल कैसे इंप्रूव होगा 18 अमेंडमेंट से, इसने पैराडाइम शिफ्ट है एक, उसने डिसेंट्रलाइज कर दिया है काफी सारी चीजों को। फॉर एग्जांपल इसमें कुछ चीजें जो और थी वो ये थी कि सेनेट जिस तरह है, सेनेट में 104 मेंबर कर दिए गए, और जो है ये जो सेनेट को स्ट्रेंथन किया गया है उसके मेंबर्स बढ़ा के, क्योंकि उसमें चार जो है माइनॉरिटीज को भी डाला गया। अब स्ट्रेंथनिंग द पार्लियामेंट को हम कैसे देखते हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जिसने 18 अमेंडमेंट से लेके हमें स्ट्रेंथन किया है पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट मेड मोर रिफ्लेक्टिव ऑफ द फेडरल नेचर ऑफ पाकिस्तानी स्टेट, किस तरह के सेनेट की मेंबरशिप को बढ़ाया गया, ठीक है। और सेनेट क्यों इंपॉर्टेंट है? देखें जो नेशनल असेंबली है ना उसमें पॉपुलेशन के हिसाब से बनती है, मेंबर्स जो ज्यादा होंगे वो होंगे पॉपुलेशन के हिसाब से। तो जो 2/3 मेजोरिटी है वो अमूमन जो मेजर पार्टी पंजाब में जीत रही है वही ले जाते हैं 2/3 मेजोरिटी, अगर वो अक्सरियत ले रहे हो पंजाब में तो 2/3 मेजोरिटी तो यही हो जाती है। तो अगर कोई आईनी तरमीम है और अगर वो नीचे से पास हो रही है तो वो ऊपर जाके उसको तो कोई चेक नहीं होगा अगर सेनेट नहीं हो। तो इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि 15th अमेंडमेंट की गई जिसमें नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं अमीरुल मोमिनीन हूँ, ठीक है, अमीरुल मोमिनीन इन्होंने अपने आप को डिक्लेयर किया, और पंजाब से ये पास हो गई। जब सेनेट में गई तो सेनेट में इसको सूबों ने रोक लिया, क्योंकि वहां पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन है, पंजाब की 25 सीटें हैं तो केपी की भी 25 हैं और उनकी भी 25 है। तो यहाँ पे जो 67 या 68% पंजाब की पॉपुलेशन जो स्ट्रेंथ थी वो ऊपर जाके 25% हो जाती है, जिसकी वजह से जो टिरनी ऑफ मेजोरिटी है, कि मेजोरिटी है ना पंजाब में, टिरनी ऑफ मेजोरिटी के ऊपर बहुत बड़ा चेक है सेनेट। तो सेनेट जो है एक फेडरल नेचर को बरकरार रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव जो रिलेशंस हैं बिटवीन द सेंटर एंड प्रोविंसेस हैज बीन रीएडजस्टेड, कि आर्टिकल 144 जो है empowered the parliament to legislate for one or more provinces by consent on matters not mentioned in federal list, कि अब ये बातें करती गई हैं कि अब प्रोविंसेस जो है उनसे पूछना पड़ेगा, ठीक है। Now provincial assemblies has the right to amend or repeal such legislation of the parliament. Provincial assemblies को भी राइट दिया गया है कि वो कोई चीज इस तरह की है जो उनसे कंसेंट से नहीं हुई तो उस पे वो अपनी बात पहुंचा सकते हैं फेडरेशन को, और अपनी चीज को उसको रिपील करने का कह सकते हैं कि जी ये हमें नहीं मंजूर। तो इस तरह करके एक फेडरेशन की जो वो था कि फेडरेशन ने हर चीज अपने पास सेंट्रलाइज की हुई है वो टूट रही है आहिस्ता आहिस्ता। और चेंजेस इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स जो है उसको भी वो कर दिया गया, जिस तरह मैंने आपको बताया कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट को स्ट्रेंथन किया गया है, और 34 डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो हैं वो प्रोविंसेस को दिए गए हैं, स्पेशली जिसमें क्या है हेल्थ और एजुकेशन। तो मैंने कहा था जिनके पास सब्जेक्ट ज्यादा होंगे उनको पैसे भी ज्यादा देने पड़ेंगे, यही एक बेस बनी जिसकी वजह से आपको फिर एनएफसी अवार्ड में नजर आता है कि हमने ज्यादा डिवॉल्व करना पड़ा है हमें। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई चीज सवाल हो या कोई चीज मिस हो गई हो मेरे से, तो वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स, वी कैन ऑल मेक मिस्टेक्स और मिस समथिंग। जो भी चीज है वो आप नीचे कमेंट कर दें। किसी का कोई सवाल हो तो वो पूछ सकता है। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होती है। ओके जी, अल्लाह हाफिज।